ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो जो कल हमारी बात हुई थी उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, प्रॉपरली उसके आंसर देना मुझे। दिशा दिशा पारवानी, दिशा, आर यू देयर? दिशा, आप सुन रहे हैं? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियरली। दिशा, आप मुझे बताइए बेटा कि पोलन ग्रेन्स की कितनी वॉल है? पोलन ग्रेन्स हैज हाउ मेनी वॉल? बताइए बेटा। दानी, आप बताइए। दानिया, दानी, आप सुन रहे हो? लक्षिता, यस सर। बताइए कितने हैं पोलन ग्रेन्स के वॉल? सर कल मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था। ओके, ठीक है। लोकेश, आप बताइए पोलन ग्रेन्स कितने वॉल है? लोकेश, अगर आप उधर से आवाज नहीं आती है आपकी तो आप कम से कम इन्फॉर्म किया करें मैसेज के जरिए। नहीं तो मैं समझूंगा आपकी आप बस आपने लगा दिए हैं, absent है आप, मैं समझूंगा डायरेक्टली। अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ओके, अप टू मी, देन मैसेज कीजिए वहां पे। बोलो मुस्कान। टू लेयर्स, टू लेयर कौन कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन, इंटाइन। एक बात बताइए बेटा, जो एक्साइन है वो कौन से केमिकल से बनी है? स्पोरोपोलेनिन। गुड। और इंटाइन? इंटाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। गुड। क्या स्पोरोपोलिन की वजह से क्या फायदा हुआ उस पोलन ग्रेन्स को? स्पोरोपोलेनिन इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट होती है वो, और हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स पर विथस्टैंड करती है। ओके, गुड। मतलब हाई टेम्परेचर और ओके ओके ओके, मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन नेहा काड़े, में आती है ना। नेहा काड़े, नेहा काड़े, यस सर। आप बताइए बेटा, जब पोलन ग्रेन्स बना था
उसके अंदर हमने दोनों सेल की बात की थी। कौन से 2 सेल थे उसके अंदर? कुछ पता है कौन से 2 सेल थे पोलन ग्रेन्स के अंदर आफ्टर माइटोसिस? बताया था मैंने, एक छोटा सेल होता है, एक बड़ा सेल होता है। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ओके, अब ये बताइए कौन सा सेल छोटा था? सॉरी, जनरेटिव सेल। ओके, और ये बताइए कौन से सेल का डिवीजन होता है लेटर बाद में? कौन सा सेल डिवाइड होता है, जनरेटिव या वेजिटेटिव? जनरेटिव सेल। तो उससे 2 मेल गमीट बनते हैं। हाँ। ओके, गुड। नेहल जायसवाल, हाँ सर। पोलन ग्रेन्स से क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सर पोलन ग्रेन से फायदा है कि मतलब एथलीट्स और हॉर्स रेस जो होती है उनको फायदा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उसके बाद में अभी उसके टैबलेट्स और फूड सप्लीमेंट्स भी आते हैं। प्रोडक्ट, उसके जो प्रोडक्ट्स है, सिरप्स भी आती है, मार्केट में अवेलेबल है। और उसके ड्रॉबैक्स है कि उससे एलर्जी हो सकती है। उसके बाद में क्रोनिक डिसीज हो सकते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे। और उसके बाद में एक एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कैरेट ग्रास का, जिसकी वजह से मतलब वो एलर्जी ये कॉज करता है, पोलन एलर्जी। ओके, ठीक है, गुड। चलो आज की बात करते हैं। आज की बात हमें कंटिन्यू करनी है, वो पोलन ग्रेन्स के बारे में ही है। वन मिनट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में क्या बात करनी है हमें। आप एनसीईआरटी में भी देख लीजिए और जो मैं कहता हूँ वो टिक कीजिएगा। मैं आपसे पोलन ग्रेन्स के बारे में ये कहूंगा अभी, मतलब वो जो डायग्राम्स है ना पोलन ग्रेन्स के, उसके नीचे वाला पैराग्राफ है ये। आपको स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं आ रही? लक्षित, आपको स्क्रीन नजर आ रही है यहाँ पे? सर आ रही। हाँ, ठीक है। तो इनका फर्स्ट पॉइंट ये है, when once they shed they are shed, मतलब है जब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। सर मतलब कहां से बाहर निकलेंगे? एंथर से। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकलेंगे उसी का नाम है शेड। पोलन ग्रेन्स हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर ये एंथर है, इट्स एन एंथर, और उस एंथर से ये पोलन ग्रेन्स है, पीजी मतलब पोलन ग्रेन्स, बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलना मतलब है शेड। अब बच्चों ये जो पोलन ग्रेन्स बाहर निकला है ये फिलहाल हवा में है, ये आपको पता है, ये फिलहाल एयर में है, या फिर इंसेक्ट के पैरों को है, या फिर पानी के साथ है। मतलब वो पानी के साथ भी हो सकता है, वो हवा के साथ भी हो सकता है, वो इंसेक्ट के साथ भी हो सकता है, अल्टीमेटली वो होगा पॉलिनेटिंग एजेंट के साथ। अब इसकी खुद की एक वायबिलिटी होती है, पोलन ग्रेन्स की खुद की एक वायबिलिटी रहती है। वायबिलिटी का मतलब है कितना दिन वो जिंदा रहेगा। जैसे हमने बच्चों बात की थी स्पर्म के बारे में। स्पर्म जो रहता है, जब इसका इंसेमिनेशन हुआ था तो फीमेल के बॉडी में, या फिर अल्टीमेटली जो स्पर्म की लाइफ थी वो 48 आवर्स की थी। तो दैट्स द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो लाइबिलिटी थी या फिर स्पर्म का जो जीवन था 48 आवर्स का था। वैसे ही इस पोलन ग्रेन्स का भी अपना एक लाइफ है, और उसका लाइफ को हमने कहा वायबिलिटी। तो इन्होंने ये कहा कि पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी खत्म होने के पहले वो कहां पे जाना चाहिए? वो स्टिग्मा के ऊपर जाना चाहिए।
समझ में आया? पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाना चाहिए बिफोर देयर लाइफ फिनिश, बिफोर डेथ। ठीक है, तो ठीक है कि ये बात समझ में आ गई, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गया, मरने से पहले स्टिग्मा के ऊपर गया। देन अब स्टिग्मा के ऊपर क्यों गया? फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। चलो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई, पूरी लाइन आपको समझ में आ गई कि इस पोलन ग्रेन्स की खुद की एक लाइफ होती है, ओके, खुद का एक वायबिलिटी होता है, और वो फिनिश होने के पहले उसे फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, स्टिग्मा के ऊपर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटर्न वायबिलिटी, मतलब कब तक उसका वायबिलिटी जिंदा रहेगा? अब वो समझिए। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। हर पोलन ग्रेन्स के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक ही लाइफ नहीं है, सबके लिए कोई एक ही मतलब उतने डेज ही जिंदा रहेगा, सबके लिए कॉमन नहीं है। सबका लाइफ का जो डेज है वो अलग अलग है। सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग, अब ये डिपेंड करता है वहां का टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसी है। यहाँ प्रीवेलिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग, मतलब बच्चों ये जो पोलन ग्रेन्स है इसका जो जीवन है, उसका जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि करंट टेम्परेचर कितना है, करंट ह्यूमिडिटी कितना है। जितना टेम्परेचर होगा, जितना ह्यूमिडिटी होगा, वैसे वो जिंदा रहेगा। ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स का कौन सा स्पीसीज है उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ये भी आप एनसीईआरटी में टिक कर लीजिएगा। इन सम सीरियल्स such as rice and wheat, very IMP cereals, right, like rice and wheat, the pollen grains lost the viability within 30 minutes. टिक कीजिएगा, एग्जाम्पल को एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा। राइस एंड व्हीट का वायबिलिटी टाइम कितना है? 30 मिनट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन द सम मेंबर ऑफ रोजेसिस, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेंसिस। सर ये क्या है? ये फैमिली, मतलब ये प्लांट्स के मेंबर हैं। रोजेसिस का मतलब होता है इसमें रोज फैमिली आती है, रोज के मेंबर आते हैं, ये आपको पता है। लेग्यूमिनोसी ये लेग्यूम्स, मतलब जितने दालें वगैरह है ना वो। और सोलेंसिस का मतलब जैसे इसमें टोमेटो वगैरह, टोमेटो, पोटैटो। तो इनके अंदर क्या? इनके अंदर वायबिलिटी रहती है महीनों तक, मंथ तक। समझ में आया? तो यहां से एग्जाम्पल को टिक कीजिएगा, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, राइस एंड व्हीट का वायबिलिटी टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 30 मिनट्स तक या उससे थोड़ा पहले। मैं कहूंगा ये जितने भी फैमिलीज हैं इनका समय कितना है? आप बोलोगे सर अप टू मंथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन। जैसे हमने बच्चों एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट का नाम था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, ये कंसेप्ट पढ़ा है हमने। और जब हमने कंसेप्ट को पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हमने वहां पे बात की थी कि स्पर्म को स्टोर्ड किया जाता है, स्पर्म को स्टोर्ड किया जाता है। सेम चीज बच्चों यहाँ पे पोलन ग्रेन्स के साथ होगी। जैसे इन्होंने सेंटेंस क्या कहा? यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो। इसी का कंसेप्ट का नाम था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, सेम कंसेप्ट पोलन ग्रेन्स के बारे में है। क्या है? इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन्स of large number of species for years in the liquid nitrogen. हम years तक पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरिंग के लिए क्या चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। और कितना टेम्परेचर पे? 196 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इस टेम्परेचर, ये IMP पॉइंट है, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि -196 पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है।
Such a stored pollen can be used as a pollen bank. जहां पे वो स्टोर्ड होते हैं वो उसे पोलन बैंक कहते हैं. पोलन बैंक मतलब वहां पे ऑब्वियसली कौन स्टोर्ड होंगे? पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड होंगे. सिमिलर टू सीड बैंक. आपको पता है एक सीड बैंक भी होती है, या सीड बैंक भी होती है. सीड बैंक पता है? क्रॉप ब्रीडिंग वाले टॉपिक में आ गई है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में. यू नो हाइब्रिडाइजेशन, हमने वो कंसेप्ट पढ़ा है. कौन सा पता है आपको? एनिमल हस्बेंड्री. हमने पढ़ा है वो चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री. उसमें एक टॉपिक था क्रॉप ब्रीडिंग, मतलब क्रॉसिंग करना बिटवीन द टू प्लांट्स. क्रॉसिंग करना बिटवीन द टू प्लांट्स पढ़ा हमने कंसेप्ट. उसमें पता है आपको सीड बैंक होती है. ओके. इस तरह यहां पर 3 तरह के बैंक के बारे में कहा. एक जो सीमेन बैंक है, दूसरा उन्होंने कहा एक पोलन ग्रेन्स की बैंक है, पोलन बैंक, और तीसरा उन्होंने कहा एक सीड बैंक होती है. गॉट इट? और इन सभी को रिजर्व किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है. ओके, माइनस टेम्परेचर पे. चलो सर, बात समझ में आ गई बच्चों. यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन्स का टॉपिक फिनिश हुआ. ओके, अब हमसे हम आगे बढ़ते हैं. आगे जो टॉपिक है आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक दिखाई देगा. टॉपिक का नाम है 2.2.2 पिस्टिल. उसके बाद में 1 मिनट. अरे मुस्कान, यस सर. आपको स्क्रीन नजर आ रही है क्या? हाँ सर. हाँ, ओके. कोई स्क्रीन ओपन है क्या यहाँ पे? नहीं. 11 नंबर की स्क्रीन हाँ. यस सर. 2 स्क्रीन है क्या ओपन? हाँ सर. ओके. हाँ, अभी बताइए. एक ही स्क्रीन है ना अभी? यस sir. सर. ओके. सो हमारा टॉपिक है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों पिस्टिल ये टॉपिक को और मेगास्पोरेंजियम ये टॉपिक को. ठीक है, मेगास्पोरेंजियम तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, पिस्टिल टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं. पहला पॉइंट, गाइनोइशियम. गाइनोइशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. पता है हमें सर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको हमने गाइनोइशियम कहा था, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने एंड्रोइशियम कहा था. अब यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में. आप बोलोगे सर कैसे? अब वो समझिए. सबसे पहले बच्चों मैं आपको पिस्टिल का मीनिंग समझाऊं. पिस्टिल का मतलब होता है कार्पेल. आपने नाम सुना है, पिस्टिल मतलब कार्पेल. और आपको ये पता है बच्चों कार्पेल के 3 पार्ट आते हैं. कार्पेल मतलब टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें एक होगा स्टिग्मा, एक है स्टाइल, तीसरा कौन सा है? ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कंबाइनली कॉल्ड एज कार्पेल. उसी कार्पेल को हम बच्चों कहते हैं पिस्टिल. क्लियर? अब आपको समझ में आया कि पिस्टिल का मतलब क्या है. अब क्या कहता है ये, क्या कहते हैं एनसीईआरटी? द गाइनोशियम में कंसिस्टिंग सिंगल पिस्टिल. मतलब गाइनोशियम में सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है. सिंगल पिस्टिल को कहते हैं मोनोकार्पेलरी. मेरे ख्याल से आपको कुछ याद आया, हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है ये. मोनोकार्पेल, पॉलीकार्पेल, मल्टीकार्पेल, है ना? यस.
अगर एक ही पिस्टिल है, वन पिस्टिल, then we call it a monocarpel. ठीक है, और may have more than one pistil. अगर बहुत ज्यादा पिस्टिल है, more pistil, if more pistil we call it multicarpel. बच्चों आपको ये पता है, मोनोकार्पेल, मल्टीकार्पेल. देन when there are more than one, the pistil may be fused or may be free. ये भी आपको पता है. मल्टीकार्पेल में दो टॉपिक आते हैं. अगर कार्पेल फ्यूज है, अगर कार्पेल मल्टीपल है ना, मल्टीपल में अगर वो फ्यूज है तो आपने क्या कहा था, सिनकार्पस. अगर वो फ्यूज है तो सिनकार्पस. अगर वही कार्पेल फ्री है तो एपोकार्पस. क्लियर हुआ? तो अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस, सीन का मतलब पता है आपको सर, फ्यूजन, और फ्री है तो एपोकार्पस. चलो ठीक है. नेक्स्ट, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट. ये आपको दिया है फिगर नंबर 2.7a. मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को शो नहीं किया है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा. फिगर नंबर 2.7a को देख लीजिएगा. आपको यहाँ पे कार्पेल के 3 टाइप मिलेंगे. कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है. द स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन. सिंपल सी बात है बच्चों, समझिएगा. ये येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया है स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा जो है एक प्लेटफॉर्म होता है. इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म. सर फॉर हुम? फॉर पोलन ग्रेन्स. फॉर पोलन ग्रेन्स. और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अल्टीमेटली इस स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करते हैं. ये पोलन ग्रेन्स है बच्चों, उस स्टिग्मा के ऊपर ही आना पड़ता है फॉर द फर्टिलाइजेशन. ओके, क्लियर हुआ ये? ओके. नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं वो स्टाइल के बारे में. द स्टाइल इज इलोंगेट, स्लेंडर. स्लेंडर का मतलब होता है थीन. स्लेंडर का मीनिंग है थीन. पार्ट बीनीथ स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे रहता है ये स्टाइल. ओके, मतलब सर, मतलब अगर हम यहाँ पे अगर स्टिग्मा ड्रॉ करें तो मैं स्टाइल को थोड़ा मतलब यहाँ पे अलग कलर यूज करूंगा. आप देख सकते हैं रेड कलर में है ना. ये कौन है? ये स्टाइल है. काफी थीन रहता है, स्लेंडर रहता है, ट्यूब समान रहता है, और इसका एक ही काम है स्टाइल का, ये पोलन ट्यूब को अलाउड करता है. यहां से पोलन ट्यूब क्रॉस होता है. नेक्स्ट, द बेसल bulge part of the pistil is called as ovary. ओवरी की बात करते हैं अभी. सबसे बॉटम में एक फुला हुआ एरिया रहता है. सबसे बॉटम में एक फुला हुआ एरिया रहता है, उस एरिया का नाम है ओवरी. और ये कैसा है? बेसल में है, मतलब ग्राउंड में है. बल्ज है, बल्ज का मतलब है फुला हुआ एरिया. ओके, इसे ओवरी कहा जाता है. अब मैं दूसरी बात आपसे करूंगा, ये भी हमने पढ़ा है हमारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में. आपने लोक्यूल नाम सुना होगा, लोक्यूल्स, लोकस. पता है क्या रहता है? जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं तो बच्चों मैंने यहाँ पे ओवरी ड्रॉ की. मान लीजिए ओवरी है, इस ओवरी के अंदर मैं लोकस ड्रॉ कर रहा हूं. लोकस मतलब चेम्बर. कितना चेम्बर है सर? एक ही चेम्बर है. ओके, ओवरी है, कितने चेम्बर है सर? 2 चेम्बर है. एग्जैक्टली यहां पे देखिए कितने चेम्बर है सर? 4 चेम्बर है. एग्जैक्टली इसी का तो नाम होता है बच्चों, ये जो लेबलिंग करते हैं ना अपन, जैसे कि ये एक ही आप देख सकते हैं, ये ए नंबर की डायग्राम. कितना चेम्बर नजर आ रहा? एक ही. इसे कहते हैं मोनोलोकस. मोनोलोकस. कितने चेम्बर है? 2. डायलोकस. कितने चेम्बर है? 4. टेट्रालोकस. समझ में आया आपको? ये चेम्बर क्या रहते हैं? तो इन्हीं को कहते हैं लोकस. लोकस का मतलब क्या है? चेम्बर. उसी को मतलब है ओवेरियन कैविटी. इसको ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं. याद रखिएगा, इसके 2 नाम है, ओवेरियन कैविटी या फिर लोकस.
चलेगा? ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं द प्लासेंटा। ये भी नाम सुना आपने? आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्लासेंटा सुना है बच्चों? आपने अरेंजमेंट में भी प्लासेंटा की अपने अरेंजमेंट में भी आपने डिफरेंस किया था, है ना? आपने अलग अलग नाम दिए थे प्लासेंटा के अरेंजमेंट के बेस पे। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अभी प्लासेंटा के बारे में, समझिएगा। मान लीजिए बच्चों ये ओवरी है, ठीक है? प्रॉपरली समझिए प्लासेंटा कौन है। तो ओवरी के अंदर मैंने मान लीजिए ड्रॉ किया चेम्बर, इसे मैं कहूंगा लोकस, मतलब ओवेरियन कैविटी है ये बच्चों। इसके अंदर अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं प्लासेंटा। यस, दिख रहा है ग्रीन कलर में? कौन है? लोकस के अंदर ड्रॉ किया ना मैंने, लोकस के अंदर ड्रॉ किया ना। यस, वी कॉल इट प्लासेंटा। तो पहले ओवरी है, ओवरी के अंदर लोकस है, लोकस के अंदर प्लासेंटा है। और सर प्लासेंटा जुड़ा है कौन से मतलब प्लासेंटा जो है वो कहाँ पे, मतलब कैसे जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा होता है बच्चों ओव्यूल से। ये देख रहे हैं आप, वी कॉल इट ओव्यूल्स। यस, तो प्लासेंटा से जुड़ा है ओव्यूल, ऐसे रहता है ये। मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम समझ में आई होगी। तो फर्स्ट नंबर में ओवरी था, सेकंड नंबर में लोकस था, थर्ड नंबर में प्लासेंटा था, और उससे जुड़ा ये ओव्यूल था। ये मैं आपको कल पूछूंगा, ये आपको समझना है कौन कहाँ पे है। तो और अपने हमने पढ़ा भी था ये प्लासेंटेशन का टॉपिक। क्या कहते हैं नेक्स्ट? रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। पता है ना टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन आपको? हमने पढ़े थे ये स्टैंडर्ड 11th में, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट, अराइज फ्रॉम द प्लासेंटा आर मेगास्पोरेंजिया। बच्चों मेगास्पोरेंजिया को ही हम कहते हैं ओव्यूल्स। एग्जैक्टली मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा स्ट्रक्चर को। तो मैंने बच्चों यहाँ पे ड्रॉ किया ओवरी, उसके बाद मैंने वहां पे ड्रॉ किया चेम्बर, लोक्यूल, उसके बाद मैंने वहां पे ड्रॉ किया प्लासेंटा। अब थोड़ा ब्लू कलर में ड्रॉ कर लेता हूं, ये प्लासेंटा, हम इसको लिख लेते हैं एज अ प्लासेंटा। और आखिर में इस प्लासेंटा को जुड़ा होता है, देयर इज अ, अलग कलर लेते हैं थोड़ा, इसको जुड़ा रहता है बच्चों ओव्यूल। ये जो आपको आखिर में दिख रहा है ना, वी कॉल इट ओव्यूल। ठीक है, इसी को नाम दिया गया है मेगास्पोरेंजिया, या सिंगल में इसको कहते हैं सिंगल में कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, चलो सर समझ में आया। अब ये जो प्लासेंटा है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, मतलब कितने ओव्यूल्स है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1 या टू मेनी। इसका मतलब है कितने ओव्यूल्स रह सकते ओवरी के अंदर। मान लीजिए अब ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स है। अब मैंने यहां पे मान लीजिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया लोकस का, ठीक है। इसके अंदर मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूं ओव्यूल्स। तो यहाँ पे आपको कितना ओव्यूल नजर आ रहा है सर? यहाँ पे हमें सिंगल ओव्यूल नजर आ रहा है। एग्जैक्टली तो किसी जगह पे सिंगल ओव्यूल होता है, एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी, पैडी का मतलब है राइस, पैडी मतलब राइस, एंड मैंगो, आपको यहाँ पे मिलेगा सिंगल ओव्यूल्स। ठीक है, या फिर वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब लोकस शो करता हूं, ये मान लीजिए लोकस है और इसके अंदर आपको मल्टीपल ओव्यूल्स मिलेंगे। मल्टीपल मतलब ऐसे 1 2 3 4 मिल रहे ओव्यूल्स, सो यू विल गेट मल्टीपल ओव्यूल्स। सर ये जो मल्टीपल ओव्यूल्स आप बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल क्या है? पपाया है,
वाटरमेलन है, ऑर्चिड। पपाया पता है, वाटरमेलन पता है, ऑर्चिड क्या है? ऑर्चिड सर, ऑर्चिड एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट होता है, हमने ये नाम इसके पहले भी सुना है, ऑर्चिड, इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट की बात की? हमने बात की नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको एग्जाम्पल आएंगे, मतलब आपको यहाँ पे वो पूछेंगे ओव्यूल्स के नंबर के बारे में। लक्षिता, एक बार ये टॉपिक होने दो, बाद में हम डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी। ओके, तो बच्चों मैंने यहीं तक स्लाइड लिए थे, यही तक टॉपिक था हमारा, क्योंकि कल से हमें नया टॉपिक पढ़ना है, मतलब यही कंटिन्यू करना है। हमें कल ओव्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, हम पढ़ेंगे ओव्यूल्स के बारे में। हाँ बोलो लक्षिता, क्या क्वेश्चन था? सर अगर ऐसे ज्यादा ओव्यूल्स रहे तो सारे ओव्यूल्स प्लासेंटा से कनेक्टेड होंगे? हाँ, सारे ओव्यूल प्लासेंटा से कनेक्ट होंगे, लेकिन वो एक प्लासेंटा से नहीं, मल्टीपल प्लासेंटा से रहेंगे। आप पूछेंगे ना सके एक ही प्लासेंटा से सब रहेंगे क्या? वो मल्टीपल प्लासेंटा से रहेंगे कनेक्टेड, वहां प्लासेंटा भी उतने रहेंगे। सर टेस्ट कब होने वाली है? हाँ, मैंने टाइम नहीं बताया आपको, है ना? आपकी टेस्ट वो होगी सर शाम को, शाम को आपकी टेस्ट होगी अच्छे से 8 o'clock को। आप बोलोगे सर आप घर पे गणपति है ना? कुछ नहीं होता, शाम को 8 बजे टेस्ट दे देना। मैं टेस्ट अभी लेने वाला था 1 o'clock को, लेकिन 1 o'clock को आपकी बैच थी, इसलिए मैंने टेस्ट अभी नहीं ली, पोस्टपोन की, शाम 8 o'clock को रखी मैंने। रिपोर्टिव हेल्थ पे टेस्ट है। हाँ सर। हाँ, सर थ्योरी पेपर है ना? थ्योरी पेपर है, कुछ डायग्राम अगर है एक्सरसाइज में तो कर लेना, जो भी एक्सरसाइज का पेपर रहेगा, और जो डायग्राम अगर कहते हैं वो तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पेपर आहे की नाही थांब बरं बोलू दे. क्या हुआ रे? कल के मीटिंग में जो थे उनको पता है टेस्ट है आज। हाँ सर पोलन ग्रेन ने वायबिलिटी लूज करने के बाद वो पूरा डिजेनरेट हो जाता है क्या? हाँ सर फिर वो एक्साइन वो तो डिजेनरेट नहीं होता। गुड, वो पता है कैसे बन जाते हैं अपने आफ्टर डेथ? हमारे सिर्फ बोन बचे रहते। आफ्टर डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स क्या बचता है? ये बचता है ना बोन्स वगैरह, स्केलेटन। वैसे ही पोलन ग्रेन्स का है। पोलन ग्रेन्स तो मर जाता है लेकिन उसका एक्साइन बचा रहता है। मतलब पोलन ग्रेन्स मर जाने का मतलब है अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ये मीनिंग है मर जाने का। अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसके अंदर के मेल गमिट मर चुके हैं। पोलन ग्रेन्स मरने का मतलब है उसके अंदर के मेल गमिट्स मर चुके हैं। आपको समझ, यू नो दैट मेल गमिट्स थे ना वहां पे 2? हाँ सर। वो मर गए। अब अगर मेल गमिट मर जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स का काम ही क्या है? फिर उसका काम ही नहीं है कुछ, तो पोलन ग्रेन्स एज इट इज रहता है क्योंकि एक्साइन की वजह से। जैसे हमारे अंदर स्किन नष्ट हो जाती है, सिर्फ बचता क्या है? स्केलेटन आफ्टर डेथ, वैसे उनकी कहानी है। ओके नेक्स्ट। हाँ यश कुमार कुछ बोल रहे थे आप? मालानी जी यस सर। कुछ बोल रहे थे आप? सर लोकेश बोल रहा है। नहीं वो नहीं बात कर रहा हूँ, आपने स्पीकर अभी ऑन किए थे ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर बटन दब गया। ओके
क्लियर हुआ है सब कुछ? कोई डाउट है इसमें किसी को, या कल के क्वेश्चन में, कल के टॉपिक में? हाँ, जो कल अब्सेंट थे बच्चे की मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग किया है, मैंने रिकॉर्डिंग किया है इनका। सर प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ कि